दोस्तों, आज के इस वीडियो में मास्टरलेस इन्वेस्टर के सौरभ मुखर्जी हमसे वेल्थ क्रिएट करने के सीक्रेट्स शेयर करेंगे और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो ये अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। Over the last 10 years, the Indian stock market has created $1 trillion of wealth, right? That's a big deal. But 80% of that 1 trillion, Nikunj, 80% of that 1 trillion has come from 16 stocks. 16 stocks. सौरभ मुखर्जी से जब पूछा गया कि इंडियन मार्केट्स जो है वो मास्टर फ्रेंचाइजी से क्यों डोमिनेट होंगे, अभी की रिकवरी जो है वो कमोडिटी प्राइसेस और लो लिक्विडिटी के साथ हो रही है, तो मास्टर फ्रेंचाइजीज कैसे इवॉल्व होगी, उनका जवाब था इंडियन मार्केट की पूरी थीम हमारी बुक डायमंड्स इन द डस्ट के बारे में है। तो पिछले 10 साल में इंडियन मार्केट ने $1 ट्रिलियन ऑफ वेल्थ बनाई है। बहुत बड़ी बात है वो, लेकिन 80% उस $1 ट्रिलियन का 16 स्टॉक से आया है। दूसरे तरीके से सोचे तो पिछले 10 साल में हम आज उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं इंडिया में, जहां 10 मास्टर फ्रेंचाइजीज, जिसको वो 10 डायमंड्स की तरह कह सकते हैं, वो इंडिया के प्रॉफिट में 90 to 95% जिम्मेदार है। 10 मेगा फ्रेंचाइजीज है ये, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट टेक सेवी कंपनीज अकाउंटेबल है इंडिया के 90 to 95% प्रॉफिट्स के लिए। तो स्टॉक मार्केट इंडिया में बहुत वेल्थ क्रिएट करता है, जो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो यहाँ वहाँ कहीं भी बेट लगा सकते हैं और उससे पैसा कमा लेंगे। तो जो डायमंड्स इन द डस्ट बुक का व्यू है वो है इंडिया में 12 या 12 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज में फोकस करना है, जो बहुत पैसा बना के देगी। स्टॉक मार्केट में 6000 स्टॉक्स है, लेकिन 15 से 16 कंपनी सारा पैसा बना के देगी मार्केट में। और ये जो रिकवरी हो रही है वो सौरभ मुखर्जी भी देख रहे हैं। तो चाहे वो बैंकिंग, जहां सेक्टर लीडर्स लोन बुक्स को 15 से 16% ग्रो कर रहे हैं, आरबीआई भी कह रहा है कि ओवरऑल सेट लोन बुक 5% से ग्रो हो रहा है, या फिर आईटी सेक्टर, जहां जायंट कंपनीज जैसे टीसीएस जो एट्रिशन को सिंगल डिजिट तक रख रही है, जहां बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एट्रिशन 15% डाउन लाने की। तो आप ये देख रहे हैं इंडिया में, जहां सारे सेक्टर में 1 या 2 फ्रेंचाइजीज 90% प्रॉफिट लेकर जा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इसमें शामिल हो जाए। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि 15 से 20 कंपनियों ने बहुत वेल्थ क्रिएट की है, बहुत प्रॉफिट बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि वो 15 से 20 कंपनियां ही इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके देगी? उनका जवाब था हाँ, उनको लगता है कि थोड़ा चर्न होगा ऑब्वियसली। तो कहे कि 15 से 20 कंपनीज ने प्रेटी मच पूरा वेल्थ बनाया है मार्केट में पिछले 10 साल में। तो ऐसा हो सकता है कि उन 15-20 में से सारी कंपनीज नहीं बनाए वेल्थ अगले 10 साल में। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 15 से 20 नामों में से 1/3 में चर्न हो सकता है। हमको 2020 से 2030 के बीच में एक रफ डिकेड देखने को मिलेगा और कुछ नए नाम भी आएंगे, लेकिन जो इंडियन मार्केट का कोर कंस्ट्रक्ट होगा उसमें वैल्यू क्रिएशन होगा अराउंड सुपर पावर्ड फ्रेंचाइजीज, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, हाई क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सुपीरियर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो मार्केट का कोर कंस्ट्रक्ट रहेगा वो 15 से 20 नाम होंगे, और कुछ चेंज भी हो सकते हैं लेकिन वो कम होंगे। 15 से 20 नाम है जो इंडियन मार्केट को वेल्थ क्रिएट करके देंगे। और सौरभ मुखर्जी की बुक ये ट्राई करती है कि लोगों को वो 15 से 20 कंपनीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस ले तो उसका कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि कैसे वो रिक्रूट, ट्रेन और रीट्रेन करता है कुछ 2 लाख लोगों को हर साल, जो दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेनिंग रीट्रेनिंग प्रोग्राम है। इससे एट्रिशन लो रहता है और कंपनी की ग्रोथ भी जल्दी होती है और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल रहता है। 25% फ्री कैश फ्लो पिछले 10 से 15 साल में कंपाउंड हो रहा है। तो आपके सामने है मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी वर्ल्ड लीडर, जिससे हमको इन्वेस्ट करके बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आईटीसी आपके सारे फिल्टर्स को पार करता है, लेकिन आप उसको ओन नहीं करते, क्यों? तो उनका जवाब था कि उनको लगता है कि हमारे देश में 3 पार्ट्स में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और ये उनकी बुक में भी है। पहले स्टेप, टॉप क्लास की अकाउंटिंग और गवर्नेंस होनी चाहिए, तो आईटीसी इस पॉइंट को टिक करता है। स्टेप 2 ये है कि आपके पास डीप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होने चाहिए, तो बिना सवाल के आईटीसी इस बॉक्स को भी टिक करता है। आईटीसी की सिगरेट फ्रेंचाइजी एक पावर हाउस फ्रेंचाइजी है, लेकिन स्टेप 3 ये है कि आपको जो बिजनेस सरप्लस जनरेट करती है उसको लेना है और री इन्वेस्ट करना है, ऐसे कि जो बिजनेस है वो 20 से 25% ग्रो हो। तो सौरभ मुखर्जी को वहाँ पे एक चैलेंज लगता है कि जो सिगरेट फ्रेंचाइजी है वो बहुत कैश जनरेट करती है, अराउंड 10,000 करोड़ का कैश फ्लो जो पावर हाउस सिगरेट फ्रेंचाइजी जो आईटीसी के पास है उससे आते हैं, लेकिन जो री इन्वेस्टमेंट है उस पैसों का ईपीएस कंपाउंडिंग 20% तक जनरेट करने के लिए वो एक चैलेंज रहा है कंपनी का पिछले 10 साल में, इसलिए वो मास्टरलेस के पोर्टफोलियो में नहीं है।
सौरभ मुखर्जी जानते हैं कि आईटीसी की लीडरशिप में स्मार्ट लोग हैं जो जानते हैं इस प्रॉब्लम को। वो इस प्रॉब्लम की गहराई को जानते हैं और जिस दिन वो कंपनी 35,000 करोड़ कैश फ्लो अपनी बैलेंस शीट का रीडिप्लॉय करना स्टार्ट करेगी, जिससे 20% ईपीएस कंपाउंडिंग बने, तो सौरभ मुखर्जी बहुत खुश होंगे उस स्टॉक को देखने में। अगर आपके पोर्टफोलियो की कंपनीज में आज इन्वेस्ट करें फॉर 3 to 4 ईयर्स, तो क्या वो डबल डिजिट रिटर्न देगी या फिर सिर्फ कंपनी ग्रो करेगी, उनके स्टॉक्स नहीं। उनकी बुक में उन्होंने यही कहा है लोगों से कि कभी भी शेयर प्राइस को नहीं देखो। शेयर प्राइस आपको कुछ नहीं बताता। पी मल्टीपल आपको जीरो इन्फॉर्मेशन देगा किसी भी कंपनी का। तो जो चीज़ें देखते हैं जब आप डिसाइड करते हो इन्वेस्ट करने का, चाहे वो एशियन पेंट्स, पिडिलाइट या कोई भी दूसरी कंपनी हो, पहले आप उसका रिटर्न ऑन कैपिटल देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का गैप देखें। एक डायमंड फ्रेंचाइजी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का गैप 30% के अराउंड होगा। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ मनी बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप 30% का 2/3 भी री इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बिजनेस में 20% एक्स्ट्रा कैपिटल री इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल। तो बहुत मुश्किल है कि वो बिजनेस 20% पे ग्रो करेगा। और अगर एक बिजनेस 20% पे ग्रो कर रहा है हर साल, तो ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक 60 पी या 30 पी पे ट्रेड कर रहा हो। अगर एक बिजनेस 20% पे ग्रो कर रहा है हर साल, तो इसका मतलब वो कंपनी डबल हो रही है हर 3.5 साल में। तो आप डबल डिजिट रिटर्न्स बनाओगे कंसिस्टेंटली बहुत लंबे समय के लिए। और ये बहुत सिंपल फिलॉसफी है जो उन्होंने कोशिश की है कि अच्छे से समझा सके। उन्होंने ट्राई किया है और उन्होंने लोगों को बोला भी है कि पी मल्टीपल्स मत देखो, वो कुछ नहीं बताएंगे आपको कि आप एक स्टॉक से बनाओगे कि नहीं। अगर आपको कोई नंबर देखना है तो वो है रिटर्न ऑन कैपिटल, फ्री कैश फ्लो और उनका री इन्वेस्टमेंट। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप डबल डिजिट रिटर्न बनाओगे कि नहीं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि आप कहते हो कि शेयर प्राइस मत देखो और कंपाउंडर्स को टाइम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो उनका जवाब था कि उन्होंने अपनी बुक में चैप्टर 6 में ये दिखाया है कि जिससे वो भी शॉक हो गए। तो उन्होंने बताया है कि सपोज करिए कि उनकी और आपकी फोरसाइट एकदम परफेक्ट है और दोनों ने मिलकर एक चैंपियन कंपाउंडर बाय किया, जैसे एशियन पेंट्स, साल के सबसे लो पे, वो भी पिछले 10 साल से हर साल। अगर आपने ऐसा किया होता तो आपने 27 से 28% कंपाउंडिंग कर लिया होता, बहुत अच्छा आउटकम होता। आप दोनों फिर तो परफेक्ट टाइमर्स होते। लेकिन सपोज कि आप इतने क्लेवर नहीं होते और मैकेनिकली एशियन पेंट्स हर साल खरीदते, किसी भी दिन, जैसे हर साल की पहली तारीख को। तो अगर आप एशियन पेंट्स खरीदते हैं हर साल 10 साल के लिए, तो आप 26% बनाओगे, जो भी अच्छा आउटकम ही है। तो इसके बाद उनको पता लगा कि अगर वो एशियन पेंट्स साल के हाई पे भी बाय करते, तो वो भी हर साल 10 साल के लिए, तो भी आपको 19% का कंपाउंडिंग मिलता। और जो पॉइंट वो आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप एक चैंपियन फ्रेंचाइजी को ले लेते हो जहाँ पे वो बिजनेस कंपाउंड हो रहा है 20 से 25% पे, तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप साल के हाई पे ले रहे हो या लो पे, आप उससे 20 से 25% पे कंपाउंड करोगे ही। और ये बुक में भी बताया गया है कि ऐसी 15 से 20 कंपनीज हैं इंडिया में और वो सबको कहेंगे कि प्लीज़ इन मास्टर फ्रेंचाइजीज को देखें, वो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में की रोल प्ले करेंगे अगले 10 साल के लिए। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि अगले 10 साल में नए कंपाउंडर्स भी आएंगे, तो उनको कैसे पहचानेंगे। तो अगर आप पिछले 10 साल देखें या उससे भी पहले के 10 साल देखें, तो आमतौर पे 10 साल के पीरियड में इंडेक्स अराउंड 50% चर्न हुआ है। तो आधे नेम्स जो इंडेक्स में थे वो गायब हो चुके हैं। अगर आप उन गायब नाम को देखेंगे तो उनमें से काफ़ी नाम क्रोनी कैपिटलिज्म से जुड़े थे, जो हमारे देश में होता था 6 से 7 साल पहले तक ऑन अ रैम्पेंट बेसिस। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी, इकोनॉमी को आप कंपैरेटिव बनाओगे, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ज़्यादा मिले, इंस्टीट्यूशनल पैसा मार्केट में आए, तो जो ओल्ड स्टाइल सेटअप है वो मार्केट में साइडलाइन हो जाएगा, जो पिछले 10 साल से काफ़ी हो गया है साइडलाइन। सौरभ मुखर्जी का मानना है कि नेक्स्ट 10 साल में भी यही होगा। ओल्ड स्टाइल कॉन्ग्लोमरेट्स, जहाँ पे उनका कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि उनके पास पॉलिटिकल सिस्टम के साथ गुड कनेक्टिविटी थी, वो मास्टर फ्रेंचाइजी के सामने टिक नहीं पाएगी ज़्यादा। तो हम लोग न्यू जेन कंपनीज की तरफ देखेंगे। सुपीरियर टेक्नोलॉजी हो, सुपीरियर गवर्नेंस, सुपीरियर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो 20 से 25% ग्रोथ ला सके। जो हमने देखा है कि ज़्यादातर जो यूनिकॉर्न कंपनीज है वो मास्टर फ्रेंचाइजीज बन रही है। ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स जो है वो कंसोलिडेट और फॉर्मलाइज दोनों एक साथ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कंसोलिडेट और फॉर्मलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स के जो अब तक फ्रेगमेंट्स में थे। तो चाहे वो होम डिलीवरी हो या ग्रॉसरी शॉपिंग या कॉस्मेटिक्स खरीदना हो, चाहे एजुकेशन हो या पोल्ट्री हो,
जो यूनिकॉर्न्स का डिफाइन करने का तरीका है वो ये है कि वो कंसोलिडेट और फॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब के सब पैसे बनाएंगे। लेकिन एक अच्छा रीज़न है बिलीव करने का, जो इन्फो एज ने किया है नौकरी.com के ज़रिए पिछले 10 से 15 सालों में। ये बिलीव करने का अच्छा रीज़न है कि हम कुछ और इन्फो एजेस देखेंगे जो अगले 10 साल में आ सकते हैं, और इवेंचुअली जो ओल्ड स्टाइल है कॉन्ग्लोमरेट्स का इंडेक्स के बाहर हो जाएगा। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि क्या इन्वेस्टर्स को इन यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है उसमें। उनका जवाब था कि इसको आंसर करने के दो लेवल है। फर्स्ट लेवल है उनको लगता है कि बहुत डाउट और रॉन्ग थिंकिंग है हमारे देश में रिकवरी को लेके, तो होपफुली अब लोग विश्वास करेंगे उन पे कि वो अब ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ 50 किलोमीटर मुंबई के बाहर जाना है, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जाए, वहाँ के मार्केट की बस देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की इंडस्ट्री देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर देखिए महाराष्ट्र के स्मॉल टाउन्स में। हमारे देश के एक्सपोर्ट जोन्स में जाइए और देखिए कैसे चाइना+1 एक मैसिव एक्सपोर्ट बूम की तरफ जा रहा है। तो पहला पॉइंट जो लोगों को रियलाइज़ करना होगा, जो दिख रहा है कम से कम 2 साल या 4 साल का इकोनॉमिक रिकवरी, चाहे वो चाइना+1 से हो या चाहे वो सबसे कम कॉस्ट हो मनी का, जो हमारे देश ने अब तक देखा है। सेकेंड लेवल है न्यू जनरेशन फ्रेंचाइजीज, जिसमें से कुछ फ्री कैश फ्लोज ऑलरेडी जनरेट कर रही है और कुछ नहीं कर रही। तो लोगों को उन फ्रेंचाइजीज से दूर रहना चाहिए जो फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही। हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, हमको वो कंपनीज देखनी है जो कैश जनरेट कर रही है बिजनेस से। जितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, अगर वो पैसे नहीं बना रहा तो उससे दूर रहो। कुछ कंज्यूमर टेक फ्रेंचाइजीज है जो बहुत कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उनके आईपीओज आएंगे। पेशेंट रहे और उनका वेट करे। ज़्यादा एक्साइटेड होकर हॉटेस्ट टेक आईपीओ में मत पड़िए जस्ट बिकॉज उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है। जब पेंडेमिक था तब आपने बोला कि बाय करो क्योंकि तब यूएस में रिसेशन था, तो इंडिया को फ़ायदा होगा। लेकिन अब यूएस में रिसेशन नहीं है, तो कैसे ये इक्वेशन चेंज होगी। सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि जो थियोरी हमने रखी थी, जो फैक्ट्स के साथ प्रूव भी हुई है, कि जब भी अमेरिका रिसेशन में गया है तब मनी का कॉस्ट गिरा है इंडिया में अराउंड 2% से, और ऑयल और क्रूड का कॉस्ट 50 से 80% तक गिरा है। ऐसी रिकवरी चाहिए हमको इंडिया में। ऑब्वियसली जैसे ही ऐसी रिकवरी ट्रिगर होगी, अमेरिका की रिकवरी होगी सस्ते तेल और पैसे के पीछे, और इंडियन रिकवरी भी होगी सस्ते तेल और पैसे के पीछे। तो अगले 2 से 3 सालों में अमेरिका रिकवर होगा, तो मनी का कॉस्ट बढ़ेगा, फ्यूल का कॉस्ट भी बढ़ेगा। जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी, हमारे देश के पास इनफ इकोनॉमिक डायनेमिज्म होगा जो इस रिकवरी को 3 से 4 साल तक सस्टेन कर पाएगा। तो हाँ, अमेरिका अभी रिसेशन में नहीं है, लेकिन मनी का कॉस्ट चीप होने की ज़रूरत नहीं है जो पैंडेमिक से हुआ था लास्ट ईयर। तो आप अगर जैसे पहले भी बोला है कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे तो आप देखोगे कि इकोनॉमी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक स्टार्टर मोटर की तरह है। आपको एक स्पार्क प्लग की ज़रूरत है टू फायर। तो स्पार्क प्लग की फायर लग चुकी है इंडिया में, इकोनॉमी मूव कर रही है। चाइना+1, चीप मनी और उससे हाउसिंग रिकवरी होना, इन सब का कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा है रिकवरी में। उनका मानना है कि अगर सप्लाई साइड ज़्यादा होल्ड करती है ये हमारे लिए 4 साल के लिए, तो हम रिकवरी में होंगे। लेकिन टेम्पलेट बहुत सिंपल है। जब भी आप अमेरिका को रिसेशन में देखें, उस टाइम पे आपको इंडियन इकोनॉमी में कंस्ट्रक्टिव होने की ज़रूरत है। जब मार्केट पीक पे होता है तब इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। तो आप फ्रेश इन्वेस्टिंग को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है कैश फ्लो को होल्ड करके रखने की। ये कोई म्यूचुअल फंड एनएवी नहीं है जहां आपको फिक्स्ड एनएवी मिल जाएगा पोर्टफोलियो में। तो एज्यूम करते हैं कि आपको फ्रेश इनफ्लोज मिल रहे होंगे करंटली। तो आपके पास जो मास्टर फ्रेंचाइजीज है, आप उनमें इन्वेस्ट करते रहोगे जैसे पैसे आते जाएंगे, या आप कैश लेवल को मेंटेन करोगे। उनका जवाब था, पहली बात तो ये कि हम कैश को रखते ही नहीं है। अगर आज आपको हमारे साथ इन्वेस्ट करना है तो हम कल पैसे लगाएंगे, तो ये आज भी उतना ही सही है जितना पिछले 1.5 साल पहले था। दूसरी बात, वो कहते हैं कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे कि उन्होंने इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग फ्लोज देखे लॉकडाउन मंथ से दिवाली तक पिछले साल, और फ्लो स्ट्रॉन्ग ही हो रहे हैं, और जैसे जैसे पैसे आते हैं वो उसको इमिजिएटली डिप्लॉय कर देते हैं, उसको रखते बिल्कुल नहीं है। फंड मैनेजर्स हमेशा कैश पे क्यों बैठे रहते हैं, ये सवाल उनको हमेशा फोकस में रहता है, जो कि वो नहीं कर सकते। वो क्या कर रहे हैं कि वो और मास्टर फ्रेंचाइजीज को देख रहे हैं नीश इंडस्ट्रीज के। तो उनका लिटिल चाम्स नाम का फंड है जिसमें उन्होंने पिछले साल इनफ्लोज लेना बंद कर दिया क्योंकि वो फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग थे। ये बहुत नीश फ्रेंचाइजीज है, बट डोमिनेटेड बाय 1 और 2 कंपनीज जैसे एल्काइल अमीन्स या फाइन ऑर्गेनिक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एआईएफ लॉन्च किया है जिसका नाम है राइजिंग जायंट्स, जिसका फोकस स्मॉल और मिड कैप फ्रेंचाइजीज पे है जो डोमिनेंट मार्केट लीडर स्पेसिफिक सेगमेंट्स में है, लेकिन जहां मार्केट कैप 70,000 करोड़ के नीचे है। तो जैसे पैसे और आते जाएंगे, वो लार्ज कैप जैसे एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहेंगे।
लेकिन उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है उनके अपने पैसों से, उनके दोस्त और रिश्तेदारों के पैसों से, जहां उनका फोकस होगा कि वो मास्टर फ्रेंचाइजीज को आइडेंटिफाई करे जो है डायमंड्स इन द डस्ट, $10 बिलियन सब 70,000 करोड़ की स्पेस में, क्योंकि उनका मानना है कि ये बिजनेसेस 25% पे कंपाउंड होंगे अगले 4 से 5 सालों में।